हार्डवर्किंग आदमी की साइकिल थाली। पिता के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुनील पर आती है। वो बीच में ही पढ़ाई बंद करके काम करना शुरू करता है। उसने अपना एक खुद का व्यापार शुरू किया था। उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन व्यापार के कारण सुनील गुस्सैल बन गया था। वो बात बात पर गुस्सा करते रहता था। एक बार सुनील अपने नौकरों को डांट रहा था कि तभी उसकी माँ बीच में आकर उससे कहती है, बेटा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे प्यार से समझाओ। माँ, ये नौकर प्यार की भाषा नहीं समझते हैं। इन्हें समझाना ही पड़ता है डांट लगाकर। वैसे माँ, मेरे कामों में आप बार बार दखल मत देती जाओ। बेटा, माँ हूँ, बेटे की चिंता तो रहती ही है ना। और हाँ, गुस्से पर काबू पाओ। किसी की हाय लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सुनील की माँ हर वक्त सुनील की चिंता में ही रहती थी और सुनील था कि उसे माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ऐसे में माँ घुट घुट कर जीने लगती है। चिंता की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन वो ऐसे में ही मर जाती है। भगवान का खेल तो देखो, माँ के मरते ही सुनील को व्यापार में काफी घाटा होने लगता है। उसके सारे नौकर चाकर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से सुनील रास्ते पर आता है। तब जाके उसे उसकी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी माँ की बताई हुई बातें याद आने लगती है। तब सुनील सोचता है, माँ, आपकी बात न मानने की मुझे अच्छी सजा मिली है। देखो माँ, मैं रास्ते पर आ गया हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है। सुनील अपनी बर्बादी के लिए खुद को ही जिम्मेवार समझने लगता है। माँ के जाने के बाद सुनील एकदम अकेला हो गया था। एक दिन वो गांव के चौराहे पर गुमसुम बैठा रहता है। तभी पास में दो मजदूर बातें करते रहते हैं। अरे भाई, आज क्या लाए हो खाने में? मैंने तो कुछ नहीं लाया। मैं तो आज बस पानी पीकर ही भूख मिटाने वाला हूँ। अरे, जो हाल तेरा है वो मेरा भी है। बीवी ने आज भी खाने में कुछ नहीं दिया। चलो पानी पीकर अपनी भूख मिटाते हैं। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर सुनील उनके पास जाता है और कहता है, अरे, ऐसे भूखे रहने से अच्छा है आप दोनों जाकर होटल में खाना खा लो। हो सकता है आज आपकी बीवी भूल गई हो खाना देने के लिए। ऐसे भूखे काम पर नहीं जाया करते। अरे भाई, ये तो हमारा रोज का काम है। हमारी तनख्वाह में एक वक्त का ही खाना अच्छे से खा सकते हैं हम, और हमें होटल का खाना पुराएगा भी नहीं। इतने पैसे कहाँ है हमारे पास। इस तरह वो दोनों मजदूर पानी पीकर अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन ये सारी बात सुनील के मन में लग जाती है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे वाह, ये सही रहेगा। आखिर मुझे मेरे नए काम का आइडिया मिल ही गया। मैं इन मजदूरों के लिए उनकी तनख्वाह के हिसाब से खाना बेचूंगा, चाहे इसमें मुझे मुनाफा मिले या ना मिले। अब कोई भी मजदूर भूखे रहकर काम नहीं करेगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि ये मेरा काम सफल हो जाए। ऐसा सोचकर सुनील अपने पास जितने भी बचे हुए पैसे रहते हैं उनसे खाना बनाने का सामान खरीद लेता है। दूसरे दिन सवेरे उठकर वो खाना बनाता है। दोपहर होते ही कारखाने के सामने अपना खाने का साइकिल पर स्टॉल लगाता है। 20 रुपए में थाली कहकर सुनील मजदूरों को आवाज देने लगता है। तब एक मजदूर पास आकर कहता है, अरे सुनो भाई, कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना हम मजदूरों के साथ? पहले कम दाम बोलो और बाद में ज्यादा पैसे लोगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना? क्योंकि आजकल 20 रुपए में तो पानी भी नहीं मिलता। अरे नहीं नहीं भाई, आज से सबको दोपहर का खाना खाने को मिलेगा। ये सब मैं आपके लिए और मेरी मरी हुई माँ के लिए कर रहा हूँ। उस दिन से सारे मजदूर दोपहर का खाना खाकर खुश हो जाते हैं। सुनील के हाथ का खाना भी स्वादिष्ट था, इसलिए सारे मजदूर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दोपहर के बाद सुनील फिर से खाना बनाकर रास्ते पर खाना बेचता है, ताकि रात को कोई भी गरीब भूखा ना सो पाए। सुनील का ये कम पैसों वाला खाना बहुत ही फेमस हो जाता है। स्वादिष्ट और कम पैसों में खाना खाने लोग दूर दूर से आने लगते हैं। देखते ही देखते सुनील पैसों के साथ साथ सबकी दुआएं भी कमाने लगता है। एक बार एक आदमी उससे कहता है, अरे बेटा, 2 दिन से भूखा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं भीख नहीं मांगना चाहता था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, इसलिए मैं यहाँ आया। बेटा, तुम्हारी वजह से आज मैंने भरपेट खाना खाया और मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी। तुम्हारी खूब तरक्की होगी बेटा, जीते रहो। इस तरह से सुनील का साइकिल थाली हर तरफ न्यूज में छाने लगता है।
उसे बड़े बड़े ऑफर भी मिलने लगते हैं, लेकिन वो सबको ठुकरा देता है और अपना साइकिल पर खाना बेचने का काम हमेशा के लिए शुरू रखता है। विजय चिकन समोसे का ठेला लगाता था। उसके हाथ के चिकन समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण हमेशा ही उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन विजय के ठेले पर गोपाल नाम के एक लालची आदमी की नजर जाती है और वो सोचता है, विजय बहुत ही पैसे कमा रहा है, मैं भी अपना चिकन समोसे का ठेला लगाऊंगा यहाँ पर। आखिर मेरा भी तो अधिकार है पैसे कमाने पर। गोपाल दूसरे दिन से ही विजय के ठेले के सामने अपने चिकन समोसे का ठेला लगाता है, पर लोग थे जो ज्यादा से ज्यादा विजय के पास ही जाते थे। इस वजह से गोपाल ने जो सोचा था उसका उल्टा ही हो जाता है। इस बात से गोपाल के मन में विजय के प्रति ईर्ष्या जाग जाती है और वो कैसे भी करके विजय का ठेला बंद करवाना चाहता था। मुझे कोई तो रास्ता खोजना होगा जिससे विजय खुद होकर अपना ये चिकन समोसे का ठेला बंद कर दे। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो इससे मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। गोपाल दिन रात सोचकर एक प्लान बनाता है। फिर एक रात का समय आता है। विजय ठेला बंद करके अपने घर जा रहा था कि तभी उसके सामने एक जायंट चिकन आ जाता है। उस जायंट चिकन को देखकर विजय डर के मारे कांपने लगता है। तब जायंट चिकन से आवाज आती है, मेरी जात वालों को मारकर तुम पैसे कमा रहे हो, तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब तू अपना ठेला बंद कर दे या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहकर वो जायंट चिकन विजय पर हमला कर देता है। तब विजय डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। गोपाल तो उसकी ये हालत देखकर खुशी से हंसने लगता है। वो उस जायंट चिकन के अंदर बैठकर वहां से आवाज निकाल रहा था। तब वो कहता है, अब तो ये बेवकूफ विजय अपना ठेला बंद करके ही रहेगा। देखो कैसे डर के मारे भाग गया। वाह वाह गोपाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तेरा तो प्लान काम कर गया। उस जायंट चिकन को गोपाल ने ही बनवाया था। वो कोई असली जायंट चिकन नहीं था, पर विजय को पता ना होने की वजह से वो डर जाता है। लेकिन दूसरे दिन रात को जो हुआ वो बुरा सपना समझकर विजय भूल जाता है। दूसरे दिन वो काम पर आ जाता है। उसका चिकन समोसे का काम उस दिन अच्छे से चलता है। तब गोपाल को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो सोचता है, तू एक बार से मानेगा नहीं ना। ठीक है, आज रात फिर से जायंट चिकन तुम्हें डराने आएगा। उस रात भी विजय के साथ वही सब होता है। जायंट चिकन फिर से विजय के सामने आकर उस पर हमला बोल देता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब तो विजय अपना ठेला बंद करने का ठान ही लेता है। दूसरे दिन वो चिकन समोसे का ठेला बंद करने के बारे में अपनी बीवी रीना को बताता है। तब उसकी बीवी कहती है, क्या कहा? आप चिकन समोसे का ठेला बंद करोगे? अरे पर क्यों? वैसे मैं देख रही हूँ तुम आजकल कुछ डरे हुए रहते हो। क्या बात है? उस गोपाल ने तो धमकाया नहीं तुम्हें? सच सच बताओ, क्या बात है? तब विजय जायंट चिकन की बात उसे बताता है। ये सुनकर रीना कहती है, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, आज मैं उस जायंट चिकन से मिलकर उसके पीछे का असली गुनहगार ढूंढ कर ही रहूंगी। चलो आज मैं तुम्हारे साथ काम पर आती हूँ। देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे मेरा ठेला चलाने से। रीना विजय को लेकर चिकन समोसे का ठेला फिर से शुरू करती है। हमेशा के जैसे विजय के ठेले पर चिकन समोसे के लिए भीड़ लगती है तो गोपाल के यहाँ मक्खियों की। तब गोपाल कहता है, अच्छा तो इस विजय ने अपनी पत्नी को भी अब काम पर लगा लिया है। आज इन दोनों पति पत्नियों को सबक सिखा के ही रहूंगा। उस रात रीना और विजय ठेला बंद करके वहां से जा रहे थे कि तभी वो जायंट चिकन फिर से उनके सामने आ जाता है। तब जायंट चिकन से आवाज आती है, तुम दोनों को कितना भी समझाओ लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। आज तो मैं तुम दोनों को मारकर ही दम लूंगा। हाथ तो लगाकर दिखाओ। हाथ ना तोड़कर रख दूं तो मेरा नाम भी रीना नहीं। रीना सब समझ जाती है कि ये कोई असली जायंट चिकन नहीं है, बल्कि इसके अंदर में कोई तो है जो बोल रहा है। तब रीना लकड़ी लेकर उस जायंट चिकन को ही मारने लगती है। विजय रीना का साथ देता है। अंदर बैठा गोपाल ये मार सहन नहीं कर पाता और जायंट चिकन लुढ़क कर जमीन पे गिर जाता है। तब उसके अंदर से जैसे तैसे गोपाल बाहर निकल आता है। रीना और विजय गोपाल को पकड़ लेते हैं। तब रीना कहती है, मुझे तो तुम पर ही शक था।
तभी तो सोचूं कि ये जायंट चिकन बस विजय को ही क्यों डरा रहा है, तुम्हें क्यों नहीं। रीना गोपाल को पुलिस के हवाले कर देती है। तब दोनों रीना और विजय मिलकर अपना चिकन समोसे का ठेला चलाते ही रहते हैं।